हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? मजे में ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी मजे में रहिए। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से रिलेटेड एक हमारी बहुत धमाकेदार वीडियो। तो चलिए चालू करते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक हमारा दिया गया है एरिया वेक्टर। क्या होता है, सबसे पहले इसको एक लाइन में समझते हैं कि अगर हम किसी भी सरफेस से कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करें, वही हमारा कहलाता है क्या? एरिया वेक्टर। तो कैसे समझ सकते हैं कि एन एरिया वेक्टर ए, वेयर n is a unit vector along the outward direction represented by vector a। तो हमने क्या करा कि कोई एक सरफेस हमारी a है, इससे हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया n कैप। तो n कैप इंटू a ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा क्या, सिंपल सा एरिया वेक्टर। चलिए आगे दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं। दिया गया है सॉलिड एंगल। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम एक लाइन में समझते हैं क्या होता है सॉलिड एंगल। तो अगर कोई भी बॉडी किसी भी शेप की हो, सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी हो, अगर उस बॉडी के सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड करती है, कोई एंगल बनाती है, उसी को हम क्या करते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो अब हमने क्या करा कि अगर हम कोई एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं और पूरी स्फेयर के लिए ना मानकर हम कह देते हैं कि कोई छोटी सी बॉडी, यानी कि उस पूरी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट उस बॉडी के सेंटर पर जो भी एंगल बनाता है वही हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। आइए देखते हैं कि हमने मान लिया कि एक बॉडी थी जिसका एरिया ए था, तो उसका छोटा सा पार्ट मैंने मान लिया डी ए है। अब ये डी ए क्या कर रहा है, सर्कल के सेंटर पर हर जगह से एक एंगल सबटेंड करेगा। तो ये जो एंगल है हमारा डी ओमेगा मैंने माना, यही हमारा कहलाएगा सॉलिड एंगल। अब हम ये मान के चलते हैं इसकी रेडियस हमारी क्या है, आर है। तो क्या कह सकते हैं, द एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस मेक्स एन एंगल at the center of the sphere is called solid angle omega। अब इसके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। आइए जरा जल्दी से क्या बताते हैं कि सिंस द स्फेरिकल एरिया डी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। भाई क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? देखिए टू डायमेंशनल है एरिया, इधर से भी रेडियस को और इधर से भी रेडियस को कवर अप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कि हम कह सकते हैं कि जो रेशियो होगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। और यही जो रेशियो है इसको हम मैथमेटिकली सॉलिड एंगल के फॉर्म में जानते हैं। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, डी ए ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, सिंपली। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि अगर मैक्सिमम सॉलिड एंगल, अभी तो मैंने बताया कि स्मॉल सरफेस के लिए, अब हम उस पूरी बॉडी का सॉलिड एंगल अगर निकालना चाहें, कुछ नहीं तुरंत निकाल सकते हैं चुटकियां बजाते हुए कि हमने क्या करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो इधर से डी ओमेगा में इंटीग्रेशन और इधर से क्या, 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर करके डी ए में इंटीग्रेशन। डी ओमेगा से मुझे ए मिल गया और स्मॉल एरिया का कैपिटल ए मैक्सिमम एरिया बन गया। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर नीचे दिया गया है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम सॉलिड एंगल, तो क्या बताएंगे हम लोग, दिस इज 4 पाई। अब एक काम हम लोग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं कि हमने कहा क्या कि मान लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर था और इससे बाहर जो था ये हमारा यूनिट वेक्टर आर कैप जा रहा था। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है अगर वो एरिया वेक्टर के पैरेलल ना होकर एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा कि अगर यूनिट वेक्टर आर कैप जो है वो एक थीटा एंगल बनाता है, तब हम क्या करेंगे कि तब हमारा सॉलिड एंगल देखिएगा हाइपोटेनियस सरफेस और बेस के साथ, बेस और हाइपोटेनियस के बीच लग जाता है कॉस थीटा। तो अभी जो आ रहा था डी ए अपॉन आर स्क्वायर, अब ये बन जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कि कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सब भूल जाइए, आप सबसे पहले एक छोटी सी लाइन में जानिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो क्या सकता है, लिखा हुआ तो बाद में, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कि किसी भी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस और फील्ड्स पास आउट होती हैं, किसी भी सरफेस से
कोई कितनी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही हैं, उनका जो मेजरमेंट होता है वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आइए देख लेते हैं क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू स्मॉल सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पूरे सरफेस के लिए बात करेंगे तो इतने नंबर ऑफ लाइंस का कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस सरफेस के अंदर भी अगर हमने कोई एक स्मॉल एरिया मान लिया तो इस स्मॉल एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारी पास आउट हो रही हैं, ये कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। तो अब हम यहां से मान के चलते हैं कि अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कराना चाहें हम फ्लक्स को तो कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं कि डी ए एक स्मॉल एरिया मान लिया। अब इसमें हम लोगों ने क्या कहा, रिप्रेजेंटेड बाय डी ए वेक्टर के थ्रू अलोंग द आउटवर्ड डायरेक्शन, कि डी ए एक छोटा सा एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आउटवर्ड वर्कआउट कर रहा है हमारा। तो अब हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि E डॉट डी ए ये क्या करेगा, हमारा फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये सर इंट्रीगेशन का साइन क्यों लगा दिया, क्योंकि ये स्मॉल एरिया था, तो स्मॉल एरिया के लिए अगर हम इंट्रीगेशन साइन यहां ना लगाएं तो अब हमें यहां पर डी फाई ई लिखना पड़ेगा, मतलब स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स। अब अगर हमें नेट फ्लक्स निकालना है तो ये जो स्मॉल फ्लक्स आया इसका हमें इंट्रीगेशन कर देना है। कितना सिंपल है। अब अगर यही एरिया ओपनली था तो ओपन एरिया के लिए ये तो हमने लिख दिया। अब अगर यही एरिया हमारा क्या होता, इनक्लोज्ड होता किसी सरफेस से, तो इनक्लोज्ड एरिया के लिए फ्लक्स तो वही हो गया E डॉट डी ए, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, एक इंट्रीगेशन साइन यहां पर लगा देंगे। बताइए कितना सरल है, सिंपल सा, समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम जानते हैं, ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो हमने दिखाया कि DA इज द नॉर्मल टू द सरफेस एंड एंगल बिटवीन E एंड DA इज थीटा। तो E डॉट DA को EDA cos थीटा, क्योंकि AB cos थीटा लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया कि नेट फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू EDA cos थीटा। अब DA लगा हुआ है तो मतलब इंट्रीगेशन तो हमें A के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमने E और cos थीटा को बाहर निकाल दिया। क्या आ गया, स्मॉल एरिया का नेट एरिया। तो अब हमारा नेट फ्लक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आ गया, EA cos थीटा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि बेटा अगर हम क्या करते हैं कि अगर E और DA के बीच अगर हमारा एंगल 0 डिग्री बन रहा है, मतलब कहने का सेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो 0 डिग्री रखेंगे यहां पर, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल आ जाएगा EA। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल के लिए जो फायदेमंद है, हम देख रहे हैं कि यहां पर जो लाइंस ऑफ फील्ड हैं इस सरफेस से कुछ लाइंस हमारी अंदर की ओर आती हुई दिखाई दे रही हैं और इस एंड से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब जिस एंड से लाइन अंदर आ रही हैं, ठीक है ना, वो हमारा कुछ अलग साइन रखेगा और जिस एंड से बाहर जा रही हैं फ्लक्स के लिए उसकी वैल्यू कुछ अदर साइन में होगी। तो अब हम यहां पर ये समझते हैं कि हम लोग यहां पर देखें कि कैसा फ्लक्स होगा। अब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो भी फ्लक्स लाइन सरफेस के अंदर आ रही हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है। फिर से सुनिए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर की ओर आ रही हैं उनके लिए हमेशा फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जो भी फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर की ओर जा रही हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डेफिनेटली समझ में आ गई होगी यार, ऐसा हो ही नहीं सकता ना समझ में आए, डेफिनेटली आई होगी। तो आप आइए देखते हैं एक और बहुत मजेदार टॉपिक हम लोग यहां से उठाते हैं, गॉस थ्योरम, या इसी को हम लोग गॉस लॉ भी बोल सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि जितने भी टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस थ्योरम का यूज तो करना ही करना है, इतनी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ करने के लिए भले ही ना पूछी जाए लेकिन इसका स्टेटमेंट तो हर जगह यूज होता ही होता है। क्या है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ? आइए जरा जल्दी से देखते हैं। हमने करा क्या कि हम मान के चलते हैं कोई एक आर्बिट्रेरी सरफेस थी। आर्बिट्रेरी का मतलब किसी भी तरह की सरफेस जिसका कोई शेप हम सही से ना बता पाए उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी सरफेस। इसके किसी एक पॉइंट O पर यहां पर एक कोई प्लस चार्ज Q रखा हुआ था। अब हम यहां पर मान के चलते हैं कि इस पूरी बॉडी के लिए फ्लक्स न निकालकर हमने मान लिया कि r डिस्टेंस पर इससे कोई एक पॉइंट P है। अब जब P है तो इसके लिए क्लोज्ड सरफेस एक हमने बना दी कि हमने मान लिया कि पूरी बॉडी का एरिया तो A था। अब जब एक स्मॉल सरफेस बना दी तो उसका एरिया मैंने DA लिख दिया। अब ये जो DA इस
चार्ज पर एंगल सबटेंड करेगी वो हमारा कहलाएगा सॉलिड एंगल। तो अब पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस चार्ज से अवे, ये देखिए मैंने बाहर की ओर दिखा दी। अब जो यूनिट वेक्टर होगा हम जानते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब हमने यहां पर ये दिखा दिया कि जो ये एरिया वेक्टर है और जो यूनिट वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बना रहे हैं तो देखिए प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर, यूनिट वेक्टर भी बाहर की ओर, और यूनिट वेक्टर और डीए एक ही डायरेक्शन में, मतलब एन कैप और डीए के बीच में हमारा एक एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा। अब हम यहां पर ये दिखाते हैं कि गॉस थ्योरम कहती क्या है। सबसे पहली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड होती है। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो गॉस थ्योरम नहीं लग सकती है। अब हम क्या करेंगे कि अगर एक लाइन में समझना चाहें कि गॉस थ्योरम क्या है, कि कोई भी सरफेस जो होती है उसके लिए जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। अब ये 1/ε0 टाइम्स एक हमने क्या करा कांस्टेंट माना है, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, EPLISON, एप्सिलॉन नॉट। क्या है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E through any closed surface is equals to 1/ε0 टाइम्स क्या होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। मतलब नेट चार्ज का ε0 टाइम्स अपॉन में ये हमारा नेट फ्लक्स निकल कर आता है। और फ्लक्स को हम चाहें तो phi E से रिप्रेजेंट करें, हमारी मर्जी है, चाहे तो हम क्या करें E.dA से रिप्रेजेंट करें। तो नेट फ्लक्स हमारा निकल कर कितना आ गया phi E इज इक्वल टू आ जाता है E.dA, और यही वैल्यू हमारी निकल कर आ गई Q/ε0। बोलिए समझ में आ गया? अरे बिल्कुल मजे से समझ में आया। अब अगर बाय द वे यही जो फॉर्मूला है कि नेट फ्लक्स Q/ε0 टाइम सर कैसे हो सकता है, तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे हो सकता है। कि हम लोगों ने पढ़ा क्या कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर। अब हम कह सकते हैं Q चार्ज की ओर है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालें स्मॉल एरिया के लिए तो फ्लक्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था E.dA। तो d phi E की वैल्यू क्या आ जाएगी E.dA। तो इसको A.B को सॉल्व करेंगे तो E.dA cos थीटा आ गया। अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/4πε0 Q/r²। अब जब ये फॉर्मूला होता है तो अब ये फॉर्मूला E की वैल्यू उठाकर हम ऊपर रख दें, तो जब इसको हम ऊपर रख देंगे तो d phi E फ्लक्स हमारा कितना निकल कर आ गया, देखेंगे 1/4πε0 E की वैल्यू और Q/r², और साथ में dA cos थीटा लिखा है। अब जरा याद करिए पीछे का टॉपिक, हमने बताया था सॉलिड एंगल dA cos थीटा अपॉन r² को हम कुछ लिख सकते हैं। याद करिए dA cos थीटा अपॉन r² को हम लोग लिखते थे d ओमेगा, ये हमारा सॉलिड एंगल कहलाता था। तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, Q तो ऐसे ही बना रहा और इसकी जगह आ गया d ओमेगा। अब हमें अगर इंटायर फ्लक्स फाइंड आउट करना है, अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें किसी सरफेस के लिए, तो स्मॉल फ्लक्स का इंटीग्रेशन करा तो नेट फ्लक्स Q/4πε0 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन साइन किस में लग गया d ओमेगा में। तो जरा पीछे से एक बार फिर से याद करिए इंटीग्रेशन d ओमेगा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल हमने कितना बताया था, जरा जरा दिमाग पे जोर डालिए, कितना बताया था, याद आया? d ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कितनी 4π, याद आ गया होगा। इंटीग्रेशन d ओमेगा की वैल्यू 4π, मैक्सिमम सॉलिड एंगल। तो phi E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आ गया Q/4πε0 इंटू क्या 4π। 4π से 4π कैंसिल हो गया, क्या आ गई वैल्यू निकल कर Q/ε0। और यही तो है हमारी गॉस थ्योरम। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सरल सी। अब कई बार क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार जेई या नीट वगैरह में इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी गई हैं कि कोई एक प्रॉपर्टीज पूछ देता है और उसके 4 ऑप्शन दे देगा। तो चला देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कि प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, मैंने आपको बताया हमेशा क्लोज होना चाहिए इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, थ्रू विच फ्लक्स वेक्टर इज कैलकुलेटेड, जहां पर हमें फ्लक्स निकालना हो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में वर्क कर रहा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसकी कुछ सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्या कि दिस लॉ इज ओनली वैलिड टू क्लोज्ड सरफेस। अरे बहुत आसानी से जानते हैं यार, ये तो हमने अभी पढ़ा ही है कि क्लोज्ड सरफेस के लिए होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है
कि दिस सरफेस मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। अगर हमने मान लिया कि एक चार्ज यहां पर रखा है और इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करें वो इस पॉइंट से होकर जाना चाहिए। मींस वो क्लोज्ड सरफेस उस पॉइंट से होकर पास आउट होगी, जैसा हम आपको पीछे बता भी चुके हैं। ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि हमें यहां पर P पॉइंट पर फ्लक्स निकालना था, तो ये गॉसियन सरफेस P को इनक्लोज करेगी, और नहीं करेगी तो भैया फ्लक्स हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि द सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। अरे 2 बार हो गया क्या, अरे छोड़ दो, डबल हो गया। ठीक है ना, लाइट चली गई होगी राइट में। हम लोगों ने क्या करा कि अब हम देखते हैं अगला पॉइंट कि द सरफेस मस्ट हैव ए शेप अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। अब अगर हमारी सरफेस स्फेरिकल है तो जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे हम स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे। अगर हमारी शेप बॉडी की सिलेंडर है तो हम सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अगर क्यूब है तो हम क्यूब शेप का ड्रॉ करेंगे। मतलब जैसी हमारी बॉडी है गॉसियन सरफेस उसके लिए वैसा ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट और लास्ट इसका प्रॉपर्टी देखिए कि फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, कि कोई भी गॉसियन सरफेस जो है वो डिस्क्रीट चार्जेस के थ्रू, मतलब डिस्क्रीट चार्ज का मतलब हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि किसी फाइनाइट चार्ज से वो गॉसियन सरफेस पास आउट नहीं होनी चाहिए। जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो केवल उसी चार्ज से सरफेस हमारा पास आउट होना चाहिए। क्लियर हो गया। एक आइए और बहुत मजेदार टॉपिक जरा देखते हैं क्या दिया गया है कि डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कि गॉस लॉ से हम प्रूफ करके कूलॉम्स लॉ कैसे निकाल सकते हैं। बाकी मैटर आप पढ़िए, ठीक है ना, ये केवल आपको समझाने के लिए होता है, बाकी थ्योरी आप अपने मन से लिखिए। मैं तो आपको बोल के समझा ही रहा हूं, और जानिए कि आप कभी भी रटी रटाई लैंग्वेज नहीं, मैं अपनी केवल ओल्ड लैंग्वेज यूज करता ही हूं। ठीक है ना, वही आप यूज करिए, कभी रटना नहीं पड़ेगा। फिजिक्स तो यूं चुटकियों बजाते हुए आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं कि मैंने मान लिया कि एक कोई हमारा स्फीयर है, ठीक है ना, कि अब हम लोगों ने क्या माना, सबसे पहले कि हम एक मान के चलते हैं कि Q एक क्या है, हमारा पॉइंट चार्ज है। ये वैक्यूम में किसी पॉइंट O पर रखा हुआ है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं, Q से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं। यहां पर हम क्या करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब हमने बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम पूरी सरफेस के लिए गॉसियन फील्ड ना निकालकर एक छोटा सा पार्ट पहले निकाल लेते हैं, कि मान लेते हैं कि एक ये पूरे का एरिया A था, तो छोटे से पार्ट का एरिया dA हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से अवे बाहर की ओर, प्लस चार्ज से अवे बाहर की ओर, प्लस चार्ज से अवे बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के बाहर परपेंडिकुलर। तो देखिए E और DA दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं, मतलब E और DA के बीच कितना एंगल बनेगा, अरे बोलो, पैरेलल मतलब 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम फ्लक्स ही निकाल लें कि डी फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E डॉट डी ए, और E डॉट डी ए का मतलब E डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब 0 डिग्री। तो क्या आ गया हमारा E ए, फ्लक्स निकल कर आ गया डी फाई ई की वैल्यू E डॉट डी ए नहीं, E डी ए केवल। अब अगर हम यहां से क्या करें, नेट फ्लक्स निकालें, तो भैया इधर भी इंट्रीगेशन, इधर भी इंट्रीगेशन, डी फाई ई से नेट फ्लक्स फाई ई आ गया, और इधर हमारा साइन लग गया E डॉट डी ए। अब E डॉट डी ए की वैल्यू हम जान चुके हैं कि कितनी आ चुकी है, E डी ए डॉट नहीं, E डॉट डी ए की वैल्यू E डी ए वही रख दी हमने उठाकर। देखिए E को मैंने बाहर कर दिया, इंट्रीगेशन केवल डी ए में लगा। अब डी ए का मतलब क्या है कि उस सरफेस का कंप्लीट एरिया जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है, तो ये स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने देखा कि फ्लक्स हमारा क्या आ गया, फाई ई इज इक्वल टू आ गया E इंटू इसकी वैल्यू रख दी हम लोगों ने 4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सरल सा था, सिंपल सा था। अब हम यहां से क्या करते हैं कि गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ी कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई की जगह रख दिया मैंने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में इधर क्या चल रहा था, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम यहां से E की वैल्यू निकालें तो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा हमारा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है Q। थोड़ा सा रीअरेंज कर दो यार, रीअरेंज कर दिया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, और Q अपॉन आर स्क्वायर एक साथ। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जानते हैं कि अगर कोई एक टेस्ट चार्ज Q नॉट मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है,
तो कुछ ना कुछ इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई आ जाएगा। तो अब हम यहां से क्या करते हैं कि जब क्यू नॉट इंटू ई आ गया तो क्यू नॉट तो ऐसे ही रखा, ई की वैल्यू ऊपर से रख दी, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0, ये क्यू नॉट और एक पहले वाला क्यू मिलके क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और जरा याद करिए यही क्या है, अरे यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ। लेके चले थे क्या, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करके निकाल दिया क्या, कूलम्ब्स लॉ। और यही तो हमारा टॉपिक था, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो बताइए मजेदार रूप से समझ में आया कि नहीं आया? अरे डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कमी रह गई है तो एक बार वीडियो को जरा दोबारा देख लो और मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर इतना ही रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे धमाकेदार प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई जरूर पूछी जाती है। तो देखते रहिए वीडियो और समझते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।